Many Lives and Many Masters, a book by Dr. Brian Weiss. A fascinating story that will open your mind and explore the mystery, wisdom and wonder of life and love. ये बुक डॉक्टर ब्रायन विस ने लिखी है, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, लेकिन इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने 4 साल तक सोचा, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो शायद लोग बिलीव ना कर पाएँ, और ही कुड बिकम अ लाफिंग स्टॉक अमंग ऑल। बट एक दिन ड्यूरिंग टेकिंग अ बाथ ही डिसाइडेड टू राइट दिस बुक। इस बुक में उनकी एक पेशेंट कैथरीन, जो अराउंड 24 ईयर ओल्ड है, एक ब्यूटीफुल गर्ल थी, उसके साथ हुए उनके एक्सपीरियंस है। कैथरीन जो क्रॉनिक एंजाइटी, नाइटमेयर्स, चोकिंग, फीलिंग्स ड्यूरिंग टेकिंग मेडिसिन एंड मैनी मोर सिम्टम्स का शिकार थी, और उसकी इतनी अट्रैक्टिव गर्ल होते हुए भी लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ये सब उनके फियर्स की वजह से था। जो कैथरीन में फियर्स थे, उनकी वजह से उसकी प्रेजेंट लाइफ काफ़ी हॉरेबल हो चुकी थी। ये फियर्स ऐसे थे जैसे हाइट, वाटर, लोनलीनेस, डार्कनेस। सो शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल हर लाइफ प्रॉपरली, और उसकी प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पर उसकी लाइफ में एक मसीहा आता है जिसका नाम था डॉक्टर एथ, जो एक पीडियाट्रिशियन थे। उनके साथ प्रॉब्लम्स ने शेयर की। तब उन्होंने कैथरीन को डॉक्टर विस के पास जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर विस के पास जाती है। डॉक्टर विस उसको अपने कन्वेंशनल मेथड से ट्रीट करना शुरू करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, पर कैथरीन पर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। शी वॉज फेसिंग द सेम ट्रॉमास अगेन एंड अगेन। अब डॉक्टर विस को लगता है कि शायद कैथरीन की प्रॉब्लम्स उसके पास से जुड़ी हैं, और वो इंक्वायर करते हैं कि कैथरीन को अपने बचपन की कुछ इवेंट्स को छोड़कर कुछ भी याद नहीं था। तो जैसे एक बार उसको किसी बच्चे ने वाटर में धकेल दिया था व्हेन शी वाज अराउंड 5 ईयर ओल्ड। तो डॉक्टर विस को लगा कि शायद चॉकिंग वाली प्रॉब्लम इसी वजह से थी। तब उन्होंने कैथरीन की को से बोला कि ये प्रॉब्लम इसी वजह से फेस कर रही थी। अब लेकिन कैथरीन उनके पास वापस आती है, और वो अभी भी वही सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। जब डॉक्टर विस बहुत निराश हो जाते हैं, तो वो हिप्नोसिस मेथड को यूज़ करते हैं, जो वो एक बहुत ही रेयर केसेस में करते थे। इस मेथड में पेशेंट को धीरे धीरे अपनी पास्ट लाइफ तक की मेमोरीज को, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, याद करते हैं। बट ये मेथड जो भी यूज़ करता है उसको पूरी तरह नॉलेज होनी चाहिए। मैं यहाँ आपको ब्रीफ में उसके हिप्नोसिस सेशंस में इंसिडेंट्स को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो थ्रिल और एक्साइटमेंट बुक पढ़कर फील कर पा सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। बुक पढ़ने में एक फिक्शन की तरह से लगती है, और ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए अब उसका पहला हिप्नोसिस सेशन देखते हैं। फर्स्ट सेशन में उसने देखा कि वो एक 3 ईयर ओल्ड गर्ल है इन द सेम लाइफ। उसके प्रेजेंट फादर, जो उसको उस एज में इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं। सो ही वॉज इन अ ड्रंकन स्टेट एट दैट टाइम, और वो चिल्लाए नहीं, इसलिए वो उसके मुंह को हाथ से ढक देते हैं, तो वो चॉकिंग फील करती है। इस सेशन के दौरान ही वो रोने भी लगती है। तो डॉक्टर विस उसको समझाते हैं कि दैट इट इज़ ओवर नाउ। लेकिन अब कैथरीन को समझ एक चीज़ आ जाती है कि कैथरीन के उसके फादर के साथ कॉर्डियल रिलेशन क्यों नहीं है, क्यों वो उनसे इतना दूर रहते हैं। अब डॉक्टर विस को लगा कि शायद उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, और उसके सिम्टम ऑलमोस्ट पहले जैसे ही थे। अब दूसरा सेशन, उसमें डॉक्टर विस उसको हिप्नोसिस में ले जाकर बोलते हैं कि तुम वहाँ जाओ जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई।
नाउ कैथरीन सी हर सेल्फ एज अ गर्ल अरोंडा। उसने कोई सैग लाइक या बोरी जैसे कुछ कपड़े पहन रखे हैं, तो डॉक्टर विस को लगता है कि ये क्या हेल्यूसिनेशन क्रिएट कर रही है। पर जब वो सभी चीज़ों को इतनी डिटेल में बताने लगती है कि उसकी गोद में एक बच्चा है जिसका नाम रेशल है, जो प्रेजेंट लाइफ में उसकी भतीजी है, जिसके साथ उसके बहुत ही अच्छे रिलेशन भी हैं, तो ये डॉक्टर विस के लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उसने और आगे देखा कि गांव में फ्लड आ गई है और वो और उसका बच्चा उसमें डूब गए और अलग हो गए। अब नेक्स्ट सेशन, उसमें वो फिर से अपने आप को अरुंडा के रूप में ही देखती है, जो अपने फादर से लिपटी हुई थी। डॉक्टर विस ने पूछा कि उसके फादर क्या इस लाइफ में उससे कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ में देख रही है। तो उसने बताया कि डॉक्टर एथ जो पीडियाट्रिशियन थे वो उसके फादर के रूप में थे उस जन्म में। इस सेशन के बाद उसमें कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन एक और होता है, तो वो हिप्नोसिस में गई तो अचानक उसकी आवाज़ बदल गई और उसने देखा कि वो एक लड़का है उससे, जो कि एक सेलर है जिसका नाम जोहान है, और वो एक वॉर जैसी कुछ स्टेट देख रहा है जिसमें उसके आसपास कुछ वेपन जैसे रखे हुए हैं। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे और वो देख रहा है कि वो लड़ रहा है। अचानक उसके पीछे से एक कोई आकर उसका नेक काट देता है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसका प्रेजेंट लाइफ का हस्बैंड डॉक्टर स्टुअर्ट था। तो वैसे तो इस लाइफ में उसके हस्बैंड को वो बहुत प्यार करती थी, जो एक मैरिड जूइश मैन है, उसके किड्स भी हैं, पर स्टुअर्ट हमेशा उसको अपनी ग्रिप में या कैप्टिवेटिंग उसमें रखता था और काफ़ी डोमिनेटिंग था, जिसकी वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। इस सेशन के बाद उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है बिना किसी मेडिकेशन के। ऐसे ही एक सेशन में कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर विस अंदर तक हिल गए जब उन्होंने पूछा कि क्या उनका उससे पहले जन्म में कभी कोई रिश्ता रहा है। तो वो बताती है कि उसके टीचर थे वो लास्ट कुछ किसी जिस भी जन्म में उसने देखा उसको, और वो उसको कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और ये भी बताती है कि उनका एक बेटा था जो कुछ ही दिनों पहले ही मर गया क्योंकि उसको हार्ट उल्टा था, कोई 23 डेज के अंदर ही मर गया। तो वो उनका डेथ चुकाने के लिए आया था। ये सुनकर तो डॉक्टर विस के होश उड़ गए, क्योंकि उनको ये बात सिर्फ उनके क्लोज फ्रेंड्स को ही पता थी, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखते थे। पेशेंट्स के साथ वो इस तरह की इंसिडेंट शेयर नहीं करते थे, और कैथरीन तो उनकी पेशेंट थी। तो क्योंकि डॉक्टर विस अपनी पर्सनल बातें कभी किसी को नहीं बताते थे, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था कि ये बात इसको कैसे पता चली। तो तभी अचानक एक चीज़ और हुई जो उनकी लाइफ में आज से पहले किसी भी थेरेपी के दौरान नहीं हुई थी, और वो ये थी कि कुछ हाईली इवोल्ड स्पिरिट्स, जिनको इस बुक में मास्टर्स का नाम दिया है, वो मैसेज दे रही थी कुछ कैथरीन के थ्रू। उन स्पिरिट्स या मास्टर्स में डॉक्टर विस के फादर भी थे, जिनकी कुछ समय पहले ही हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर विस का बेटा भी उनके साथ है। अब तो डॉक्टर विस का नज़रिया ही चेंज होने लगा। कैथरीन को ट्रीट करते करते वो लाइफ को और अच्छे तरीके से सोचने लगे। एक बार उनकी बेटी उनके पैरों से आकर लिपट जाती है और बोलती है दैट फादर आई लव यू सो मच एंड विल लव यू 4000 मोर ईयर्स। तब उनको अपनी बेटी से बहुत प्यार आया और वो अपनी वाइफ के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगे। वो उनकी इम्पोर्टेंस समझने लगे। वो काफ़ी इम्पेशेंट थे। अब इन सेशंस के बाद उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज
डॉक्टर विस की लाइफ में भी आने शुरू हो गए। और मास्टर की प्रीचिंग के बाद वो बहुत ही काम और रिलैक्स्ड हो गए। मास्टर की टीचिंग मैं आपको बाद में अलग से कंपाइल करके बताऊंगी। डॉक्टर विस की ये क्यूरियोसिटी अब दिन पे दिन और बढ़ने लगी कि मास्टर्स कब आएंगे, किस सेशन में मास्टर्स फिर से आएंगे और फिर से कोई एक और मैसेज देंगे। सेशन से बाहर निकलने के बाद जब वो कैथरीन को टेप सुनाते थे तो वो खुद नहीं समझ पाती थी और वो बड़ा ऑकवर्ड फील करती थी, वो नहीं सुनना चाहती थी वो सब चीज़ें। और एक चीज़ ये, वो मास्टर जो कन्वे करते थे वो कैथरीन जैसी लड़की के सोच के बहुत ऊपर की बात थी। अब कैथरीन की लाइफ बदलने लगी, धीरे धीरे उसके फियर्स गायब होने लगे और लोग उसको पसंद करने लगे। दो शी वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव गर्ल, लेकिन नोबडी लाइक्ड हर। डॉक्टर विस ने भी इस री इनकारनेशन वाली थ्योरी पर काफ़ी कुछ पढ़ा, जैसे हिंदू माइथोलॉजी और भी काफ़ी सारे वो पढ़े उन्होंने। तो उनको तब थोड़ा विश्वास होने लगा कि री इनकारनेशन इस तरह से भी हो सकता है। और ये मास्टर्स कैथरीन की इन बिटवीन स्टेज में आते थे। जब वो डेथ के बाद कोई दूसरे ट्रांस में एंटर करती थी तो बीच का जो टाइम होता है तब वो आकर मास्टर्स उसको संदेश देते थे। एक और सेशन में उसने देखा कि वो अपनी किसी डिजीज से पीड़ित है, जिसमें जब वो मरने वाले होते थे लोग तो उनको एक गुफा में रख दिया जाता था और उनको उसमें तब रखा जाता था कि और उस गुफा में रखकर उसको दरवाजे को या गुफा के मुंह को बंद कर दिया जाता था पत्थर से। ऐसा ही सेम कैथरीन के केस में हुआ। जब वो मरने वाली थी, मतलब अबाउट टू डेथ थी, तो उसको ले जाकर गुफा में रख दिया गया और गुफा की एंट्री को उसके मरने से कुछ देर पहले ही बंद कर दिया गया बहुत बड़े से पत्थर से। तो उसने उस दौरान उस सेशन में देखा कि वो काफ़ी पेन में है, पूरा चारों तरफ अंधेरा है, वो बहुत डार्कनेस और फियर फील कर रही है। तो इस तरह से कैथरीन के और भी कई सेशंस हुए जब वो अलग अलग रीजन में, अलग अलग प्रोफेशन में, किसी में वो प्लेग की बीमारी से मरी, कहीं वो सर्वेंट की तरह थी। और उसने अपने हर सेशन में उन चीज़ों को इतने प्रिसीजन से बताया कि जब तक कोई इंसान उस जगह पे नहीं गया हो या उस टाइम पे नहीं गया हो तो वो नहीं बता पाएगा। इस तरह उसको अपने करीब 86 बर्थ याद थे और कुछ कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस के में इम्प्रिंट थी जो उनके ट्रॉमास का कारण बन रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में जब कैथरीन की डेथ के बाद नई बॉडी में एंटर करने के बीच जो हुआ और वो जो स्पेस से मैसेजेस कुछ मास्टर्स से मिलने लगे, जिनमें खुद डॉक्टर विस की लाइफ भी रिमार्केबल रेवलेशंस हुए। अपने प्रेजेंट हस्बैंड को भी उसने कई जन्मों में देखा। कैथरीन ने लाइफ एंड डेथ के बहुत सारे सीक्रेट रिवील किए। इस अमेजिंग प्रोसेस की वजह से कैथरीन और डॉक्टर विस दोनों की लाइफ चेंज हो गई। जैसे डॉक्टर विस को भी इंट्यूशंस होने लगे। एक रात वो 346 पे अचानक उठ जाते हैं और ही वी फील समथिंग हैपनिंग विद कैथरीन। उसी दिन जब इवनिंग में कैथरीन उनके पास आती है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर विस पूछते हैं, डिड यू हैव सम प्रॉब्लम टुडे? तो कैथरीन बताती है कि हाँ, मॉर्निंग में 340 पर उसको कुछ नाइटमेयर्स उसने परेशान किया। तो इस सारे प्रोसेस में माइंड की काफ़ी मिस्ट्रीज़ के बारे में नॉलेज मिली और डेथ के बाद लाइफ के कंटिन्यूएशन के भी प्रूफ मिले। लाइक सेड इन गीता कि हमारी सोल पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में एंटर करती है। बॉडी डाइज बट नॉट द सोल। और हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से हमारी प्रेजेंट लाइफ बिहेवियर इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, ये भी पता चला। डॉक्टर विस ने कैथरीन के अलावा एक जूइश हाउसवाइफ थी मियामी की, उसका भी जिक्र इस बुक में किया है, जिसका रेप किया गया था इन हर पास्ट लाइफ बाय अ ग्रुप ऑफ रोमन सोल्जर्स इन पैलेस्टीन। वो एक ब्रोथल चलाती थी न्यू ऑरलियंस में। अपनी मिडिल एज में वो फ्रांस की मोनेस्ट्री में भी दिखी उनको और डिस्ट्रेसिंग जैपनीज भी वो रही।
उसने भी कैथरीन की तरह ही इन बिटवीन मास्टर्स के मैसेजेस दिए। एक केस में एक आर्टिस्ट था जिसको टॉर्चर किया गया था स्पेनिश द्वारा। एक रेस्टोरेंट ऑनर था जिसको फियर था किसी टनल के नीचे या ड्राइव करने का या किसी ब्रिज के ऊपर ड्राइव करने का, तो उसने अपने हिप्नोसिस सेशन में देखा कि उसको जिंदा दफन कर दिया गया था। एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स इस बुक में कोट हैं। सो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन ये है that realize that life is more than meets the eye. Life goes beyond our five senses. Our task is to learn to become God-like through knowledge. और इस बुक से एक बात और एविडेंटली प्रूव हो गई कि जो लोग पेन और सफरिंग हम प्रेजेंट लाइफ में फेस करते हैं वो हमारी ही पास्ट लाइफ के आफ्टर इफेक्ट हैं। दूसरों को उसको जिम्मेदार ठहराने के बजाय हमको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी विल से ओवरकम करना चाहिए। क्यों कोई ऐसा इंसान हमारी लाइफ में आता है कि हम हमेशा उसकी वजह से प्रॉब्लम ही फेस करते हैं, जबकि हम अपनी तरफ से उस रिलेशन को ठीक बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। सो डॉक्टर विस ने बहुत ही ब्रिलियंटली ये बुक लिखी है। आप यदि पढ़ना चाहें तो इसको इस बुक को एक बार पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि जो बुक पढ़ के एक्सपीरियंस आता है, मैं तो वन गो में इस पूरी बुक को पढ़ के बहुत ही एक्साइटेड थी। सो आप भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मास्टर्स द्वारा दिए गए विज़न कैसे थे और वो उन्होंने क्या क्या प्रीच किया। नंबर 1 उसमें उन्होंने दिया, विजडम को स्लोली अचीव किया जाता है क्योंकि धीरे धीरे एक्वायर्ड नॉलेज हमारी इमोशनल और सबकॉन्शियस नॉलेज में ट्रांसफॉर्म होती है, और एक ये नॉलेज ट्रांसफॉर्म होती है तो इसके इम्प्रिंट हमेशा रहते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। बिहेवियर में प्रैक्टिस करते रहने से और मजबूत होते जाते हैं। यदि नॉलेज को एक्शन में नहीं लाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी या फिर फेड हो जाएगी। सो थियोरेटिकली नॉलेज विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ नॉट इनफ। नंबर 2 मैसेज उन्होंने दिया, बैलेंस एंड हार्मोनी आजकल नेग्लेक्ट होते हैं, जबकि ये विजडम का फाउंडेशन है। आजकल एवरीथिंग इज डन इन एक्सेस। ड्रिंक टू मच, टॉक टू मच, स्मोक टू मच, टू मच टू मच टू मच, टू मच ब्लैक एंड वाइट, थिंकिंग टू मच, ऑल और नन। जबकि बैलेंस में यानी मॉडरेशन में एवरीथिंग इज गुड। थर्ड मैसेज उन्होंने दिया, हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी में होती है। हैप्पीनेस के लिए फॉर एग्जाम्पल लव, फेथ, होप, चैरिटी, काइंडनेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा, अब सर्विस से कुछ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, इट इज़ ईजी टू रीड और टॉक अबाउट ग्रेटनेस, लव, चैरिटी, फेथ एट्सेट्रा। बातें तो हम इन चीज़ों की बहुत करते हैं, बट डू इट टू फील इट। इससे हम ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे, और ये सिर्फ पाई जा सकती है ट्रू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से। नंबर 4 मैसेज मिला उनको, समझना होगा कि कोई भी इंसान किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, या कोई बड़ा या महान नहीं है। हेल्प ईच अदर, हम सब एक ही डायमंड की तरह से हैं जो सबके अंदर सेम है, लेकिन इस डायमंड के चारों तरफ धूल जम गई है, और जब हम इस धूल को पूरी तरह से साफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सोल अनक्लीन होकर एक प्योर फॉर्म में जगमगाती है। हम सब में कुछ ना कुछ तो लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, यानी इस धूल को या इस गंदगी को साफ करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं और लेकिन अभी तक चमके नहीं हैं, और कुछ लोग साफ कर लेते हैं लेकिन फिर से धूल चढ़ा लेते हैं, मीन्स हम फिर से वर्ल्डली उनमें फंस जाते हैं। और जब ये धूल अच्छी तरह से साफ हो जाएगी तो सभी डायमंड क्लीन एंड शाइनिंग बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।